नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस कुचामन डिफेंस एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन जो नेवी और एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए आप कह सकते हो पैनीसिया की तरह है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली नेवी और फोर्स के एग्ज़ाम के अंदर लगभग पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, मैंने सबसे जो पहला क्वेश्चन लिया है वो है आपके करेक्ट फॉर्म से रिलेटेड। मतलब इसके अंदर आपको टेंस की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। तो दोस्तों, इसमें अपने को एक विशेष ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि यदि कहीं पर भी आपको सेंटेंस के अंदर हैड बेटर दे रखा है या वुड रादर दिया हुआ है, सुन रहे हैं आप मेरी बात को, हैड बेटर या वुड रादर जहाँ पर भी दिया हुआ हो उसके अंदर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, कोष्टक के अंदर हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई होती है। इसके अंदर अपना राइट आंसर गो ही रहेगा, क्योंकि हेड बेटर और वुड रादर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन भी अपना जो है वो करेक्ट फॉर्म से रिलेटेड है और इसके अंदर अपने को रीड की करेक्ट फॉर्म बढ़नी है। इसमें अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार अपने एडवर्ब्स वगैरह काम में नहीं आती है। एडवर्ब्स वगैरह अपने पास जो है नहीं भी हो तो अपन इस तक कैसे पहुँचें कि अपना जो है सवाल बिल्कुल करेक्ट हो जाए। मतलब और भी एडवर्ब के अलावा भी कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आपको कोई भी प्रीपोजिशन करेक्ट फॉर्म फिल करने से पहले दे रखा है तो उसके अंदर हम हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब जिरंड फॉर्म वहाँ पर फिल होती है। तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान से पूर्व अपने को दिया हुआ है प्रीपोजिशन इन, इसलिए अपन इसके अंदर आईएनजी फॉर्म क्या कर देंगे, रीडिंग, और ये अपना राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। और दोस्तों, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझना है, ये एक्चुअली किस तरह का सेंटेंस है। तो दोस्तों, यदि आपने कंडीशनल सेंटेंसेस का नाम सुना है तो यह उसी तरह का एक सेंटेंस है। अपने पास में 3 तरह की कंडीशन रहती हैं, उसमें से ये तीसरी तरह की कंडीशन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तीसरे तरह की जो कंडीशन है उसमें इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट यदि आपको दिया हुआ है तो आपको वुड हैव या शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऐसा करना होता है। मतलब ये कंडीशन नंबर 3 है। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन को कई बार घुमा करके इसलिए पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर इफ़ कहीं पर दिया हुआ ही नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और वर्ब की होती है इसके अंदर थर्ड फॉर्म, ये हैड जो है ये यहाँ पर भी आपको इफ़ के स्थान पर भी दी हुई हो सकती है। यहाँ पर होने से ये इफ़ का काम भी करेगा प्लस सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा। कंडीशन नंबर 3 यहाँ पर यथावत है। इसलिए दोस्तों, इसको थोड़ा विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार बच्चे इसे इंट्रोगेटिव कंसीडर कर लेते हैं या फिर वो इसे समझ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर अपने गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप इसे याद रखेंगे, यदि आपको इस तरह की स्थिति दे रखी है कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है और इफ़ जहाँ पर आना चाहिए वहाँ पर यदि आपको हेड दिया हुआ है तो आप आगे जो है फ्यूचर परफेक्ट फिल करेंगे और वो भी पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और बात आप याद रखना दोस्तों, मोस्टली एक यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस को छोड़ करके सभी सेंटेंसेस में यदि बिगिनिंग में आपको पास्ट दिया हुआ है तो एंड में भी पास्ट वाला होना चाहिए, यानी आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको ये पास्ट परफेक्ट दे दिया, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में अपने पास में मौजूद है वुड हैव और शुड हैव। यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर अपने को सब्जेक्ट के अंदर जो है ना ही दे रखा है, आई वी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा वुड हैव और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन।
इस तरह से अपना यहाँ पर राइट आंसर होएगा वुड हैव गॉन। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है अपने प्रीपोजिशन से रिलेटेड। इसमें अपने को ध्यान रखना है, कुछ एक फ्रेजेस होती है, इनमें से ही एक फ्रेज है एट होम इन, और इसका मतलब होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी व्यक्ति विशेष का विशेषज्ञ होना, दक्ष होना, परफेक्ट होना, इस तरह से इसका मीनिंग होता है। और दोस्तों इसमें यदि अपने को शुरू का ब्लैंक छोड़ दे तो अपने को उसमें एट फिल करना है, और यदि होम के बाद का यदि कोई अपने को ब्लैंक छोड़ करके दे दिया और प्रीपोजिशन अपने को फिल करना है तो उसके अंदर अपन इन फिल करेंगे। लेकिन अपने को यहाँ पर होम इन दिया हुआ है, इसलिए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एट। यहाँ पर दोस्तों अपने को एक नरेशन से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें अपने को क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये अपना सेंटेंस जो है ये किस तरह का है। ये अफर्मेटिव आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो अपन क्या कर देंगे, राम सैड का सैड ही रहेगा दोस्तों। अफर्मेटिव होने पर भी यह टोल्ड में नहीं बदलेगा। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर अपने को कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपन सैड का सैड रख देंगे। और चूंकि ये अपना सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, इसलिए कंजक्शन इसके अंदर क्या आ जाएगा, दैट। इसके बाद अपने को पर्सन चेंज करना है, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो इसके स्थान पर जो भी चेंज होकर के आएगा वो भी सब्जेक्ट ही होगा। यानी आई जो है बदल रहा है राम के हिसाब से, तो इसके अंदर अपने को राम का भी सब्जेक्ट यहाँ पर यूज करना है। तो राम का सब्जेक्ट यहाँ पर, राम के लिए राम पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। और दोस्तों यहाँ पर अपने को पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, इसका मतलब है अपने को टेंस भी चेंज करना है। तो इसमें यदि प्रेजेंट परफेक्ट अपने को दिया हुआ है तो ये अपना सेंटेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड, और थर्ड फॉर्म इसके अंदर दी हुई है डन। माई जो है फिर चेंज होगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और ये जैसा है मतलब ये पजेसिव है तो इसके स्थान पर चेंज होकर के भी पजेसिव ही आएगा। तो अपन यहाँ पर राम का जो है पजेसिव यहाँ पर ही के हिसाब से क्या लगा देंगे, हिज, और आगे क्या शेष रह गया, वर्क। इस तरह से नरेशन का सवाल हुआ। दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा बीच में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आजकल जो एग्ज़ाम अभी जो लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है, इसके अंदर टेंस के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, नरेशन के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसिव के 2 से 3 के बीच क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब यदि अपन इन 3 टॉपिक को, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, यदि अपन इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन के बीच में अपन राइट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ये एक अपने सिंटेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर फोकस करना है, बिसाइड्स लगा हुआ है यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि अपने पास में यदि मान लो 2 नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए यदि कोई कंजक्शन जो है वो विथ है, या एज वेल एज है, या बिसाइड्स है, या एंड नॉट है, या टुगेदर विथ है, इस तरह से कोई यदि अपने को कंजक्शन दिया हुआ है तो दोस्तों इसमें अपने को प्रथम नाउन जो होता है हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। मतलब जैसे यहाँ पर अपने को बिसाइड्स दिया है तो हेल्पिंग वर्ब अपन किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, राम के हिसाब से, न कि हिज फ्रेंड्स के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर यदि हिज फ्रेंड्स के हिसाब से किया तो प्लूरल कर रहे हैं और वो गलत हो गया, जबकि मैंने बताया आपको कि ये इतने कंजक्शन यदि 2 नाउन प्रोनाउन के बीच में कहीं पर भी सेंटेंस के अंदर लगे हैं और अपने को यदि हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो प्रथम कर्ता के अनुसार हमें सदैव हेल्पिंग वर्ब का चयन करना है। यहाँ पर अपन राम के हिसाब से चेक करेंगे, राम के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इज जो है वो अपना राइट आंसर है, क्योंकि राम सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए यहाँ पर इज ही आना है। दूसरा अगला जो क्वेश्चन है वो है दिया हुआ अपने को दोस्तों पैसिव वॉइस का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके अंदर है ये हु से बनने वाला है।
मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हु वाला जो सेंटेंस है उसका अपने को पैसिव किस तरह से बनाना है। हु वाले सेंटेंस के अंदर अपने को ध्यान रखना है दोस्तों हमेशा कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो कभी नहीं होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर और कोई स्थिति नहीं है। दूसरा ये कि इस हु का ऑब्जेक्ट हमेशा होम रहता है और अपन ऑब्जेक्टिव केस में बाई लगाते हैं, तो यहाँ पर अपन कर देते हैं बाई होम। और उसके बाद में ये सेंटेंस जो है इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर यू, तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं यू, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यू है लेकिन अपने इस पैसिव के सेंटेंस का यही यू जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब अब अपन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर किसके हिसाब से लगाएंगे, यू के हिसाब से। अब दोस्तों अपन यहाँ पर टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, टेंस कौन सा है, तो इसके अंदर सेकंड फॉर्म दी हुई है, नो डाउट ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट है तो मैंने एक प्रीवियस एक वीडियो डाला, वो विशेष रूप से एक्टिव और पैसिव से, उसको आप ध्यान से सुनना। उसके अंदर मैंने इंडेफिनिट का कैसे अपन पैसिव करते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से बताया है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ कि यदि अपने को इंडेफिनिट दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब उसके पैसिव बनाने के लिए उसी के कंटिन्यूअस की यूज़ करते हैं। मतलब जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है तो अपन हेल्पिंग वर्ब इसी के कंटिन्यूस यानी पास्ट कंटिन्यूस की वाज और वर्ब में से यूज करेंगे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल वाली आती है, यानी पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इसके लिए क्या आ जाएगी, वर। और थर्ड फॉर्म जो है कॉल्ड की कॉल्ड ही रहेगी। कई बार दोस्तों ये बाई जो है यहाँ नहीं दे करके लास्ट में भी लगा हुआ दे दे, जैसे यहाँ से मैं इसको हटा दूँ और यहाँ पर मैं यदि लगा दूँ तो भी अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आप ऑप्शन में इसको अच्छे से चेक करें। अगला दोस्तों क्वेश्चन जो है वो है कॉमन एरर से रिलेटेड है। इसके अंदर अपने को सही तरीके से अपना प्रोनाउन जो है फिल करना आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है कि अपना सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वन। तो दोस्तों आगे जो भी पजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस जो भी आते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यदि अपना सब्जेक्ट है राम तो यहाँ पर हिज बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दोस्तों आप राम वगैरह कुछ नहीं, अपना सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वन। तो वन का पजेसिव जो है दोस्तों कभी भी हिज नहीं होगा, ये अपना गलत है यहाँ पर, यानी कि करेक्ट होगा इसमें वंस। वंस वन शुड डू वंस ड्यूटी विद डेडिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर अपने बी पार्ट के अंदर मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर अपना राइट आंसर बी है। मैंने आपको इसको सही करके बताया कि इसकी जगह होना क्या चाहिए। इसके बाद में एक पैसिव का और सवाल दिया हुआ है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का कई बार सवाल पूछा हुआ है, लड़के एग्ज़ाम देकर के आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है लिख करके बताते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आए, और मोस्टली वो लड़के ये ज़रूर बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन इसके अंदर हमने फेस किया है। दोस्तों इसको ध्यान से सुनो, है बिल्कुल सरल सवाल, एक अपन छोटी सी गलती इसके अंदर कर बैठते हैं, वो देखना आप। ये पैसिव का क्वेश्चन है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा आई। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हेल्पिंग वर्ब भी इसके अंदर, जैसा मैंने आपको बता रखा है कि इंडेफिनेट का कोई भी सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब उसी के कंटिन्यूस की यूज़ होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने पास में सब्जेक्ट आ गया आई और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब आई के लिए क्या रहेगा, एम। अब अपन इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे नोज की, और थर्ड फॉर्म हो गई नॉन। और उसके बाद में जनरली अपन यहाँ पर गलती करते हैं कि अपना पैसिव जब भी अपन बनाते हैं तो उसमें लास्ट में बाई लगा करके अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन दोस्तों हर जगह ही बाई का प्रयोग नहीं होता है। कुछ अलग भी ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने साथ किसी विशेष प्रीपोजिशन को ही लेकर आती है। जैसे कि अपने ये जहाँ पर भी आपको नॉन पार्टिसिपल के रूप में कहीं पर भी यानी थर्ड फॉर्म के रूप में आ रहा है तो दोस्तों अपने को इसके साथ बाई नहीं लगा करके क्या लगाना है, टू, और उसके बाद अपना रह गया क्या, हरी। इस तरह से अपन ने देखा कि इसके अंदर जो है एक विशेष बात ये रही कि अपने को प्रीपोजिशन का विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना।
उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है। कई तरह से पूछे जा सकने का मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कॉमन एरर का भी एक बहुत अच्छा सवाल बनता है इसमें, ये अपने एडजेक्टिव का भी बहुत अच्छा सवाल बनता है इसमें, अपने आर्टिकल का भी एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, और सिंटेक्स का सवाल जो है वो आपके सामने है ही है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें अपने पास में क्या लगा रहता है, वन ऑफ द जहाँ पर भी आ रहा है, और उसके बाद में यदि अपने को सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है तो दोस्तों अपने को विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी कॉमन नाउन आएगा वो 100% कैसा होना चाहिए, प्लूरल। इस तरह का एक कॉमन एरर का क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर रहता है। यदि ये कॉमन नाउन जो है आपको प्लूरल दिया हुआ है तो यहाँ आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक दूसरा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर यदि आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है तो अलग स्थिति रहती है, और नहीं दिया हुआ है तो अलग स्थिति रहती है। मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द यदि आपको दे दे तो उसके बाद कॉमन नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल। आप इस स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में नोट करके रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेवी एयरफोर्स का पेपर जो है इस क्वेश्चन के बिना अधूरा है दोस्तों। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि कॉमन नाउन प्लूरल दे रखा है, और उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब यदि अपने को लगानी हो तो दोस्तों वो हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि इस कॉमन नाउन के बाद यदि आपको यहाँ पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल वाली आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जिसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अपने को यदि ये हु नहीं दिया हुआ है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली लगानी है, और यदि अपने को रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब अपन प्लूरल लगाएंगे। यहाँ पर प्लूरल के अंदर ये नहीं है अपने पास, इसका कोई मतलब नहीं है, एस या लगने पर ये सिंगुलर हो जाती है, यानी अपना राइट आंसर क्या होना है यहाँ पर, रीड। यहाँ पर अपना आ जाएगा आंसर रीड। तो दोस्तों इस तरह से अपने देखा कि ये 10 क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेवी और एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए, और इनको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। बच्चे जब भी एग्ज़ाम दे करके आते हैं आकर के इस तरह के क्वेश्चंस का जिक्र करते हैं कि सर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, तो हम भी इनको और थोड़ा अच्छे तरीके से बच्चों को विशेष स्ट्रेस के साथ इनको हम करवाते हैं। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस कुचामन डिफेंस एकेडमी द्वारा संचालित। पिछले एक वीडियो में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, उसी तरह से अपने इस वीडियो में भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नेवी और एयरफोर्स के लिए एज ए पेनिसिया है, पेनिसिया का मतलब है रामबाण, यानी इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आपके इस एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये कॉमन एरर से रिलेटेड है, जिसको इस तरह से कई पार्ट्स में डिवाइड दिया हुआ हो सकता है, और यही अपने ऑप्शन का काम करने लगते हैं। इस क्वेश्चन को यदि अपन ढंग से पढ़ें तो ही इसको सही कर सकते हैं, वरना गलती होने के पूरे चांसेज है। दोस्तों इसमें जो लास्ट में अपने को एक वर्ड दिया हुआ है यूथ, ये अपने लिए यहाँ पर कीवर्ड है। इसी से अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या गड़बड़ी है। दोस्तों यहाँ पर ये बात हो रही है उसकी यूथ एज से, और यूथ एज मतलब इस व्यक्ति की कभी न कभी इसके पास्ट में रही है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट फॉर्म जो है मॉडल की ये संभव नहीं है। यहाँ पर पास्ट को कंसीडर करते हुए अपने को इस मॉडल की भी पास्ट फॉर्म कुड यूज करनी है। मतलब यहाँ पर अपने गलती दी हुई है, तो अपना आंसर यहाँ पर ए है। ये तो मैंने आपको यहाँ पर इसको सही करके बताया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम वॉज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द हैवी बैग। इसके अंदर भी कॉमन एरर से संबंधित त्रुटि दी हुई है। यहाँ पर इस तरह से ये 3-4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रेजेंट जो टेंस है अपना, उसके आगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें से कोई भी टेंस इसके बाद हो सकता है। फ्यूचर के आगे भी
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से संबंधित कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों पास्ट के आगे हमेशा पास्ट ही आता है। सिर्फ एक अपवाद यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस का नरेशन में जो प्रयोग होता है उसको छोड़कर हर जगह आप देखोगे कि पास्ट के आगे हमेशा पास्ट टेंस का ही प्रयोग होता है। इस तरह से जब यहाँ पर अपने को पास्ट टेंस दिया हुआ है तो फिर ये प्रेजेंट फॉर्म जो है यहाँ पर गलत है। मतलब जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो अपना यहाँ पर राइट आंसर है सी पार्ट, क्योंकि सी पार्ट में गलती दी हुई है। गलती ये है कि यहाँ पर जब ये पास्ट है तो फिर से ये वापस पास्ट फॉर्म में होनी चाहिए। दोस्तों ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली इस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। लैंग्वेज कुछ अलग हो सकती है, रूल यही काम करेगा। यदि पास्ट से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी जिक्र किया हुआ है तो अपने को मॉडल को भी पास्ट फॉर्म में डालना होता है। अगला क्वेश्चन है द रूम क्लीन यस्टरडे। दोस्तों यहाँ पर हर लड़के कई लड़के जो एग्जाम देकर के आते हैं उनको कितना भी अच्छे से पढ़ाया जाए फिर भी वो इसके अंदर गड़बड़ी कर बैठते हैं। और यहाँ पर गड़बड़ी होने का कारण ये है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सेंटेंस कैसा है। एक्चुअली ये सेंटेंस है आपका पैसिव में। मतलब क्या रूम खुद को साफ कर सकता है? क्या खुद को साफ कर सकता है रूम? नहीं, मतलब ये किसी के द्वारा ही किया जाना है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाई लगा करके कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ। मान लीजिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो तो ही अपन ये समझ लें कि ये सेंटेंस पैसिव का है। लेकिन कई अपने पास में नाउन ऐसे भी होते हैं, प्रोनाउन ऐसे भी होते हैं जिनको अपन बाई ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, उनके बिना भी अपना सेंटेंस पूर्ण हो सकता है, यानी उसके बिना भी अपना काम चल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि रूम खुद की सफाई खुद नहीं कर सकता, किसी के द्वारा की जाती है। दूसरी बात अपने को यहाँ पर दिया हुआ है यस्टरडे, मतलब सेंटेंस 100% पास्ट इंडेफिनेट का है और पास्ट इंडेफिनेट का भी पैसिव है। तो यहाँ पर अपने को जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में जो वॉइस से रिलेटेड था उसमें बहुत अच्छे से पैसिव वॉइस के बारे में बताया है, आप उसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि यस्टरडे के हिसाब से यह पास्ट इंडेफिनेट है और ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है। मतलब जब अपन पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव बनाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से यूज करते हैं। तो रूम के लिए यहाँ पर आएगा वाज और इसकी थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पर होगा वाज क्लीन। ये अपना यहाँ पर राइट आंसर है। यदि आप इसको जो है एक्टिव सेंटेंस समझ करके कर दोगे तो 100% ये आपका गलत होगा। दूसरी बात यस्टरडे का भी ध्यान में रखना है, यानी कि ये पैसिव है और पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है। अब आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा सवाल है दोस्तों राम प्लेज क्रिकेट, मतलब इसके अंदर भी अपने को इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। यहाँ पर आदतन उसकी आदत है कि वो खेलता है या उसकी हॉबी है, तो अपन देख रहे हैं कि इसको किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर अपने को सोचने की ज़रूरत है, लेकिन आज मतलब अपनी जो उसकी एक्चुअल हॉबी है उससे हट करके वो कोई काम आज कर रहा है, यानी मीनिंग के आधार पर अपने को इसको करना है। किसी तरह का कोई एडवर्ब अपने को इसमें नहीं दिया हुआ। वापस सुनिएगा, यहाँ पर इसकी हैबिट जो है इससे संबंधित है, लेकिन आज जो है वो क्या है, कुछ स्पेशल कर रहा है, मतलब चेस खेल रहा है। यदि आप इसका हिंदी में अर्थ करके देखेंगे तो भी बिल्कुल यही होना है कि राम क्रिकेट खेलता है, लेकिन आज वह जो है क्या कर रहा है, चेस खेल रहा है। तो यहाँ पर होगा इज प्लेइंग। अगला सवाल है दोस्तों ऑल द सोल्जर्स आर एंडोव्ड। यहाँ पर जो है अपने को प्रीपोजिशन से संबंधित जो है ये सवाल दिया हुआ है। एंडोव्ड शब्द का मतलब होता है सुसज्जित, यानी कि कोई एक स्कूल का बच्चा जो है स्कूल में पढ़ने वाला यदि बच्चा है उसके लिए भी अपन ये यूज़ कर सकते हैं। यदि वो प्रॉपर अपने ड्रेस में है, बैग है, टाई बेल्ट शूज़ जो भी है वो सब कुछ जो है उसने अच्छे से पहन रखे हैं, तो उसके लिए भी अपन एंडोव्ड यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पर मैंने जो है इस सेंटेंस में यूज़ किया है सोल्जर्स के लिए, मतलब उनके पास में सारे एसेंशियल इक्विपमेंट्स जो है उनसे वो सुसज्जित हैं। यानी एंडोड शब्द के लिए अपने को फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर यूज़ करना है विथ। दोस्तों ये सवाल कई बार पूछा हुआ है और कई बार ये रिपीट भी होता है। इसके अंदर आगे है वी शुड नॉट लुक डाउन, ये भी अपने जो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर ये एक फ्रेजल वर्ब है लुक डाउन अपॉन। इसका मतलब होता है किसी को घृणा की दृष्टि से देखना, हेय दृष्टि से देखना। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, मतलब हमें गरीब लोगों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अपना सही आंसर होगा इसके अंदर अपॉन। इसके बाद में कुछ इडियम्स हैं जो भी कई बार पूछी हुई है। सरपेंट अंडर द ग्रास, जिसका अपने को मीनिंग पता होना चाहिए। सरपेंट मतलब सांप, अंडर द ग्रास मतलब घास के नीचे, यानी इसका अर्थ निकलेगा कोई अपना छुपा हुआ दुश्मन, यानी कि हिडन एनिमी। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, हे का मतलब होता है दोस्तों हाथों को तापना, सेंकना। कब? वाइल द सन शाइन, मतलब जब सूरज चमक रहा हो तो अपने हाथों को भी सेक लेना चाहिए। इसका मतलब है यदि अपने पास में कोई अवसर है तो उसका समुचित फायदा अपने को उठाना चाहिए। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों कई बार इन ईडियम्स में से भी सवाल बनता है। जैसे मान लीजिए ये ईडियम आपको दी हुई है, इसमें से इस कंजक्शन को गायब कर दिया, यहाँ पर आपको स्पेस दे दिया, अब नीचे 4 ऑप्शन बना दिए व्हेन, व्हाइल, हाउ, हुज। अब अपने को उसमें से चूज करना है। तो अपने को इन ईडियम्स को हमेशा बाय हार्ट रखना है, हमेशा याद रखना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्हाइल का ही यूज होगा, किसी दूसरे कंजक्शन का यूज नहीं हो सकता। ये ईडियम्स हैं, इन पर कोई भी ग्रामर के रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होते, ये जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। इवनिंग टाइम ये कई बार पूछा हुआ है दोस्तों। इसके लिए आप एक डस्क शब्द जो है इसको याद रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है गोधूली बेला। एक इसके लिए आप ट्विलाइट शब्द भी याद रख सकते हैं, जिसका मतलब भी होता है सांझ का समय, सांध्यकालीन समय। और दोस्तों इनके लिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन एट लगता है। अगला जो है वन वर्ड है ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुई संतान जो है उसको पोस्थमस बोलते हैं। ये दोस्तों कई बार जो अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, बहादुरी के जो पुरस्कार दिए जाते हैं, और जो सैनिक जो है वो शहीद हो जाते हैं और उनको मरणोपरांत जो दिए जाते हैं, उसके लिए भी ये शब्द इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ ये मरणोपरांत। अगला सवाल है डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये अपने पैसिव इसका करना है अपने को। इम्पेरेटिव का क्वेश्चन दोस्तों मोस्टली पूछा जाता है। इसका पैसिव करने के लिए अपने को एक फिक्स फॉर्मूला है अपने पास, उसको ध्यान रखना है। लेट सब्जेक्ट बी और वी थर्ड। इस पैटर्न को अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें एक चीज, इसको आप एक बार के लिए साइड में कर दो, इसको डोंट को छोड़ दो, फिर अपने पास में शेष रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये बचता है अपने पास में ऑब्जेक्ट। अब अपन इस फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब सबसे पहले लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस हिसाब से इसको व्यवस्थित करते हैं। इतना सेंटेंस केवल, इसको एक बार के लिए अवॉइड कर देना है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। शुरू में आपको लेट लगाना है, तो यहाँ पर क्या आ गया लेट, सब्जेक्ट हो गया अपना द फ्लावर, और उसके बाद अपनी तरफ से लगाना है बी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसको अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लग्ड।
अब अपने को इस डोंट में से सिर्फ और सिर्फ नोट निकाल करके लाना है, और उस नोट को अपन या तो लेट के बाद लगा देते हैं या बी के पहले लगा देते हैं। मोस्टली आप इसे लेट के बाद ही लगा हुआ देखोगे, और यदि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो 100% वो बी के पहले ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूर आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि बी, बीइंग और बीन, इनके बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो नोट कोई भी एक जगह, यानी कि मोस्ट ट्रेडिशनली अपन देखते हैं तो वो लेट के बाद ही लगा हुआ रहता है। इस तरह से अपने इस सेंटेंस का पैसिव ये होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आर्टिकल का, ए एंड द और जीरो आर्टिकल। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो, द हायर यू गो, और यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ है कूलर यू फील। दोस्तों आर्टिकल द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में लगता है। तो आप ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कंपेरेटिव में मैंने कैसे यहाँ पर द यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मोस्टली आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होता है, लेकिन किसी एक ही सेंटेंस के अंदर दो कंपेरेटिव डिग्री आ रही हो तो अपन उन दोनों कंपेरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक कंपेरेटिव डिग्री आपको यहाँ पर दी हुई है और एक कंपेरेटिव डिग्री आपको यहाँ पर दी हुई है, इसलिए इससे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हो रखा है और यहाँ पर भी आर्टिकल द का ही प्रयोग होगा। यदि किसी सेंटेंस में केवल एक ही कंपेरेटिव डिग्री दी हुई है तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता, और दो दे रखी है तो दोनों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। थैंक यू।